लेकिन किस वो ताइसुक को करती है। और जब भी उसका पति घर से बाहर जाता है तो ये दोनों पीछे से घर में इंटीमेट होते हैं। तभी उसे वहाँ पर एक टूटा हुआ खिलौना मिलता है जिसको वो रिपेयर कर देता है। हम देखते हैं कि ताइसुक जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि उसे किसी का एहसान न लेना पड़े। इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर टीवी देखता है और टीवी देखते देखते वो वहीं पर ही सो जाता है। लेकिन अगली सुबह वो जैसे ही उठता है तो वो पूरे घर की सफाई करने लगता है। इसके बाद जब वो घर के मालिक के कपड़े धोकर सुखा रहा था तभी वो देखता है कि बाहर घर के मालिक वापस आ चुके हैं। फिर जब वो लोग घर के अंदर आते हैं तब उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इस घर में कोई रह भी रहा था। हम देखते हैं कि ताइसुक वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो दिन भर फिर से पैम्पलेट लगाता है और शाम को वापस आकर देखता है कि एक घर पर पैम्पलेट लगा हुआ था। वो उस घर में दाखिल होता है और घर में चारों तरफ घूमने लगता है। उसे लगता है कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस घर में एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है सुनहो। लेकिन सुनहो यहाँ पर काफी उदास बैठी थी और उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीटा है और वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान है। लेकिन ताइसुक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो हमेशा की तरह घर में घूमने लगता है। तभी अचानक सुनहो का फोन बजता है और जब वो फोन नहीं उठाती तो वहाँ पर एक आदमी उसे डांटने लगता है। ये आदमी सुनहो का पति है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हें क्या चाहिए और अब मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। लेकिन ताइसुक इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उस घर के अंदर घूमने लगता है। इसके बाद वो खाना बनाता है और घर के सामानों को देखने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर उसे एक खराब वेट मशीन मिलती है तो हमेशा की तरह वो उसे भी ठीक कर देता है। फिर खाना खाकर वो घर के सारे गंदे कपड़ों को धोने लगता है, लेकिन उन कपड़ों में ज्यादातर कपड़े सुनहो के होते हैं। उधर सुनहो भी उसे ये सब करते हुए देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन सुनहो को ताइसुक एक बिल्कुल ही अलग इंसान लगता है। जैसे आदमियों से वो मिली थी उनसे ताइसुक बिल्कुल ही अलग था, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप उसे देखती रहती है। वहीं ताइसुक को भी पता नहीं था कि उसे कोई देख रहा है, जिसके बाद वो बेडरूम में जाकर सो जाता है। तभी सुनहो वहाँ पर आकर उसे देखने लगती है, लेकिन इसी दौरान ताइसुक की भी नजर सुनहो पर पड़ती है और वो उसे देखकर डर जाता है। अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ का टेलीफोन बजता है और सुनहो जाकर फोन उठाती है। फोन पर उसका पति था जो उस पर गुस्सा कर रहा था। उधर ताइसुक भी अपना सामान उठाकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे सुनहो के चीखने की आवाज आती है, लेकिन ताइसुक उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक अपनी गाड़ी को रोकता है और सोचने लगता है कि आखिर सुनहो ने ऐसा क्यों किया। उसे पता था कि एक अनजान आदमी उसके घर में है, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने के लिए नहीं कहा। अब ताइसुक को सुनहो के लिए फीलिंग आने लगती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वापस सुनहो के घर आ जाता है। वो देखता है कि सुनहो बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर भी काफी उदास बैठी थी। अब ताइसुक उसे कुछ नहीं कहता और बाहर उसके लिए कपड़े निकाल देता है। फिर जब सुनहो नहाकर बाहर आती है तो वो वहाँ पर रखे कपड़ों को देखकर समझ जाती है कि ताइसुक वापस आ चुका है। कुछ देर बाद उसका पति भी वापस आ जाता है, जिसका नाम होता है मिनग्यो। फिर मिनग्यो जैसे ही सुनहो को उन कपड़ों में देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जिसके बाद वो उससे झगड़ा करता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। वहीं ताइसुक भी ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए वो बाहर जाकर आवाजें करने लगता है। अभी सुनकर मिनग्यो बाहर देखने आता है, लेकिन तभी अचानक ताइसुक पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर जब मिनग्यो बेहोश हो जाता है तो ताइसुक घर से बाहर आता है और अपनी मोटरसाइकिल चालू करता है। वो चाहता था कि सुनहो भी उसके साथ चले, इसीलिए वो बार बार हॉर्न बजाने लगता है। उधर सुनहो भी उसका इशारा समझ जाती है और बाहर आकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि अभी तक इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई और ना ही ये दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में निकल पड़ते हैं और पूरी रात ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन फिर जब सुबह होती है तो ताइसुक एक बार फिर से पैम्पलेट लगाने लगता है और इस बार सुनहो भी उसका साथ देती है। इसके बाद शाम को वो दोनों एक घर में जाते हैं और पूरे घर में घूमने लगते हैं। इसी दौरान ताइसुक को पता चलता है कि इस घर का मालिक महीनों तक यहाँ पर नहीं आने वाला, इसलिए उनके पास बहुत वक्त है। तभी ताइसुक की नजर दीवार पर लगी सुनहो की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि सुनहो कभी एक मॉडल हुआ करती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। अब ये दोनों इस घर में रहना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ताइसुक यहाँ पर काम करता था वैसे वैसे सुनहो भी उसका साथ देती थी। ये लोग घर की सफाई करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर रखे सारे कपड़े धो देते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में एक तस्वीर लेते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि ये दोनों इस घर में रह रहे थे। फिर आज का काम खत्म होने के बाद ये दोनों इस घर को छोड़कर निकल जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिर दिन भर वही काम करने के बाद शाम को जब वो एक घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये घर किसी बॉक्सर का है और वहाँ पर रखे एक रिकॉर्डेड मैसेज से उन्हें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ काफी दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। अब ये दोनों इस घर में रहने लगते हैं। फिर ताइसुक जब इस घर में घूमता है तो उसे वहाँ पर एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है जो कि काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ था।
अब ताइसुक उसे ठीक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर सुनाओ पर पड़ती है जो कि काफी उदास थी और रो रही थी। तभी ताइसुक उसके पास आता है और उसे संभालने लगता है। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तभी वहाँ पर इस घर के मालिक आ जाते हैं। घर पर आते ही उन्हें महसूस होता है कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद है, इसलिए घर का मालिक अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर अंदर जाने लगता है। फिर वो वहाँ पर ताइसुक को देखता है और उसे बहुत पीटता है। इसके बाद ये दोनों भागकर घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर अगली सुबह ही ये दोनों फिर से नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक और घर मिलता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये लोग सिर्फ चाय पीते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन इन्हें फिर से एक और घर मिलता है, लेकिन फिर जैसे ही ये दोनों घर में दाखिल होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मरा पड़ा हुआ है। अब ये देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद ताइसुक को उसके पास रखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर से वो उस बूढ़े आदमी के बेटे का नंबर निकालता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका बेटा कॉल नहीं उठाता। अब ये दोनों उस बूढ़े आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए ये दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसे घर के पीछे ही दफना देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है उस बूढ़े आदमी का बेटा वहां पर आ जाता है और उन दोनों को वहां पर देखकर वो जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। तभी पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सुनाओ के लिए उसके पति ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि पिछले कई दिनों से वो लापता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद ताइसुक ने ही सुनाओ को किडनैप किया था। अब पुलिस वाले ताइसुक पर किडनैपिंग के साथ साथ मर्डर का भी केस डाल देते हैं और उसे पीटते हुए पूछने लगते हैं कि उस बूढ़े आदमी की लाश कहाँ पर है। ताइसुक बताता है कि उसने उसे घर के पीछे दफनाया है। अब पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इस आदमी की मौत तो कई दिनों पहले ही हो चुकी थी और ताइसुक ने उसे नहीं मारा। इसी दौरान वहां पर सुनाओ का पति आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर घर आकर वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुनाओ उसे अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने देती, जिसको देखकर उसका पति और भी ज्यादा पागल हो जाता है। जिसके बाद वो एक पुलिस वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ताइसुक चाहिए, जिसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अब वो पुलिस वाला भी उसकी बात मान लेता है और अगले दिन वो ताइसुक को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। तभी वहाँ पर मिनग्यो आता है और एक एक करके गोल्फ बॉल से ताइसुक को मारने लगता है, जिसके बाद वो उसे अधमरा करके वहाँ से चला जाता है। अब ताइसुक को उस पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उस पुलिस वाले को मारने लगता है, जिसके बाद ताइसुक पर एक और चार्ज लग जाता है कि उसने एक पुलिस वाले को मारने की कोशिश की है। फिर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल जाने के बाद भी ताइसुक बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि किसी भी जगह पर वो एक दिन से ज्यादा नहीं रहा था। फिर एक दिन जब गार्ड ताइसुक को चेक करने के लिए उसके लॉकर में आता है, तो वो देखता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। गार्ड उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। पर तभी हम देखते हैं कि वो उस गार्ड के पीछे छुपा होता है। अब ताइसुक उस गार्ड के साथ ही उसके पीछे चलने लगता है, पर तभी गार्ड की नजर उसकी परछाई पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ताइसुक उसके पीछे है। फिर वो गार्ड ताइसुक को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर कुछ दिनों बाद हम मिनग्यो को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि अब ताइसुक को जेल से रिहा कर दिया गया है। तो वो सुनाओ से कहता है कि अब वो ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, लेकिन सुनाओ कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अब ये सुनकर मिनग्यो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो, लेकिन इस बार वो अगर यहाँ पर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम ताइसुक को देखते हैं, जो कि वापस उन्हीं घरों में जाने लगता है जहाँ पर वो पहले जा चुका था। पर इस बार ताइसुक को वहाँ पर कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि ताइसुक ने अब प्रैक्टिस करके खुद को ऐसा बना लिया था कि अब वो किसी के भी पीछे आसानी से छुप सकता था। अब सभी घरों में घूमने के बाद आखिर में वो सुनाओ के घर पहुंचता है। वहाँ पर मिनग्यो को महसूस होता है कि उसके घर में कोई तो है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सुनाओ को पता चल जाता है कि ये ताइसुक ही है। अब ये देखकर सुनाओ बहुत खुश होती है कि ताइसुक अब उनके साथ ही रहेगा, वो भी बिना किसी को दिखाई दिए। हम देखते हैं कि सुनाओ गले तो अपने पति को लगती है,